हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आज मैं आपको 10th क्लास का जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, हम आज इस चैप्टर को हम बताएंगे। जो हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल सी बात है। सबसे पहले क्या होता है केमिकल रिएक्शन, किसको कहते हैं, इस चीज पे हम सबसे पहले द प्रोसेस इन टू और मोर देन रिएक्टेंट्स गिव राइज टू वन और द मोर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, हम ये जानेंगे कोई भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट। अब आपके माइंड में आया होगा सर ये रिएक्टेंट क्या होता है, बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जो हमारा रिएक्शन से जो पहले वाला पार्ट होता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। और जब वो पार्ट मिलकर के केमिकल रिएक्शन जब उनका पूरा हो जाता है तो वो क्या बनाते हैं, वो प्रोडक्ट बनाते हैं। सपोज करो हमारे पास ये मास्क है, हमने देखा इसको, तो बेटा अभी आप इसको मास्क कह सकते हो, मगर इसको बनाने से पहले क्या ये इसको मास्क कहेंगे? नो। ये हमारे पास पेन है, तो क्या हम इसको प्लास्टिक कहेंगे? तो कहोगे सर ये तो पेन है, बट ये बना किस चीज से है? तो कहोगे सर ये प्लास्टिक से बना है और इसके अंदर में रिफिल है, उसी के अकॉर्डिंग जो जैसे इसकी बनाने में जो लगा हुआ होगा। तो सबसे पहले ड्यूरिंग रिएक्शन से पहले जो वाला पार्ट था वो हमारा प्लास्टिक और उसके जो और भी कुछ मटेरियल से जो बना, तो प्लास्टिक वाला जब वो पार्ट था वो हमारा रिएक्टेंट वाला पार्ट हो गया। और इसके बाद अब ये जो बन गया तो ये हमारा प्रोडक्ट है, तब अब इसको हम पेन कहेंगे। सेम ऐसा ही है द केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन द टू और मोर देन रिएक्टेंट्स गिव राइज टू वन और द मोर प्रोडक्ट, एक से दो भी प्रोडक्ट हो सकता है, ऑफ द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी बहुत सारी हो जाती है, हम इसके हम आते हैं। अब क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जो उसका चरित्र, जब आप कह सकते हो। सपोज करो क्या हो, आप लोग भी कहते हो सर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये कैसे बना होगा, ये किस तरीके से बना होगा, ये किस किस चीज के ऊपर जब होता है तो ये डिपेंड करता है। तो बेटा सबसे पहले हमें ये देखना है जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस का एवोल्यूशन, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होना। सपोज करो कोई भी रिएक्शन अपने आप नहीं होता है तो कहते सर वो तो रिएक्शन पूरा नहीं करना होता है, तो फिर हम क्या करते हैं उसको टेम्परेचर को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं सर, मैं समझा नहीं। अब देखो एक चीज आती है, आपने कभी भी देखा होगा कोई खाना, सपोज करो बीरबल की खिचड़ी कोई लेकर के आ जाए, हम क्या करते हैं एक ऊपर में हड्डियां टांग देते हैं नीचे से, उसमें हम नीचे से आग सुलगाते रहते हैं, क्या वो खिचड़ी पक जाता है? अरे हम तो आग ही तो जला रहे हैं भाई, पक जाना चाहिए, मगर टाइम की लिमिटेशन नहीं होती है। तो ये टेम्परेचर की जो बात करी जा रही है वही सिचुएशन में बात आती है, जब चेंज ऑफ द टेम्परेचर, कोई भी रिएक्शन अगर यदि नहीं पूरा होता है तो उसके रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए हमें वहां पर टेम्परेचर का यूज किया जाता है, तो हम उसी टेम्परेचर को चेंज करके रिएक्शन को फिर तक पूरा कर लेते हैं। गॉट इट? अब बारी आती है फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। उसके बाद जब रिएक्शन होता है तो उसका कलर भी चेंज होता है, कोई जरूरत नहीं है जो वही सेम जो कलर था वैसे ही कलर होगा, कलर चेंज हो जाना, बहुत सारे आएंगे एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आता है चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब ये नहीं होता जो आप इस राज्य से उस राज्य की बात हम कर रहे हैं,
स्टेट का मतलब होता है जो चेंज उसके जो केमिकल होता है, रिएक्शन होता है, लिक्विड एक स्टेट हो गया, गैसियस स्टेट हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, तो वो चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो 5 चीजें होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन में, हमने क्या देखा? एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ द पार्टिसिपेट, चेंज इन कलर और चेंज ऑफ स्टेट। ये 5 चीजें जो है हमारे वो डिपेंड करता है केमिकल इक्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, अब हम आगे बताएंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब जो आप जान लेंगे केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन हमने समझ लिया, अब केमिकल इक्वेशन पे आता है। तो a chemical equation is a symbolic representation of an actual chemical change in the terms of symbols or formula of the reactants and products। बेटा आपको रिएक्टेंट्स के बारे में हमने पहले ही बता दिया था और प्रोडक्ट के बारे में मैंने पहले बता दिया। एक बात आप सबसे पहले ध्यान रख लीजिएगा, इस चैप्टर को सबसे पहले जितने भी आपके सिंबल हैं, बैलेंसी है और आप फॉर्मूला बना, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लिया था, उस चीज को दोबारा रिपीट जरूर कर लीजिए, वरना आगे बहुत प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि ये जरूरी है जो हमारा ये चैप्टर, क्योंकि अब आप केमिकल रिएक्शन जो है तो केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो हर एक चैप्टर में ही ये चीज जो है आएगा ही आएगा। इसीलिए बेसिक जो है आप उस चीज को पहले उसको क्लियर करके चले तो बेटर होता है। तो मैं आपको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जो उसके सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है ना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of an actual chemical change in the terms of symbols of for the formation formula of the reactants and products। उसके बाद जो आपका सिंबल के थ्रू जो उसका फॉर्मूला बन रहा है और उसके बाद जो रिएक्शन होने के बाद जो उसका जो है वो चेंज होता है, हम उस चीज के बारे में हम बता रहे हैं आपको। ये कैसे होता है जो उसका आपका रिएक्टेंट के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, ये हमारा पूरा का पूरा एक केमिकल इक्वेशन बनता है, वो उस चीज को बता रहा है। तो बारी आती है सबसे पहले बैलेंसिंग, उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन का बैलेंस कैसे होता है? बैलेंस करने का मतलब होता है दोनों चीज इक्वल। बैलेंस करने का मतलब क्या होता है? आप इक्वल, जैसे आप सपोज करो आप कभी भी देखते हो तराजू के दोनों पार्ट क्या होता है वो इक्वल होता है। जैसे उसकी एक तरफ बांट दिया जाता है, दूसरी तरफ से कुछ भी आप ले लो, शुगर ले लो, वो दोनों मतलब इक्वल करना होता है। हम इसी तरीके से तो बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन कहता है अ केमिकल इक्वेशन फॉलोज द लॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास। केमिकल इक्वेशन जो होता है लॉज ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास। मास का जो कंजर्वेशन का लॉज होता है वो लॉज क्या होता है हम उस चीज को पहले समझते हैं। जितना मास होगा रिएक्टेंट्स का, मास का जितना रिएक्टेंट्स होगा बेटा, रिएक्टेंट्स का जितना मास होगा उतना ही हमारे प्रोडक्ट का भी मास होगा। सपोज करो ये पेन का जब प्लास्टिक के बनाने से पहले इसका मास अगर यदि 5 ग्राम का होगा तो जो उसका रिएक्टेंट प्लास्टिक था तो 5 ग्राम का था, अब ये पेन बन गया तो भी ये 5 ग्राम का ही होगा। तो दोनों में कैसे बैलेंस होगा, वही हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब दैट हमें इसमें ये पता कर लेना है जितने भी रिएक्टेंट का मास होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। ठीक है, अब हम यहां पे देखते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस।
अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट का होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट जब होगा वो हमारा पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बार दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं। बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब जितने नंबर रिएक्टेंट्स के होंगे उतने ही नंबर वो प्रोडक्ट के होंगे, तो वो हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगा, सॉरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब रिएक्टेंट कुछ भी है और प्रोडक्ट उसका कुछ भी होगा, तो वो अनबैलेंस होता है। वो अनबैलेंस है मतलब वो उसका न तो रिएक्टेंट्स है उतना इक्वल, न ही उसका प्रोडक्ट भी उतना इक्वल नहीं है। ये हमारा जो है एन अनइक्वल केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन ऑफ द मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हो सकता है दोनों का एक का रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट बनता है वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो हमारा क्या कहलाता है, वो अनइक्वल जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इक्वल और अनइक्वल हमें समझ में आ गया होगा, जो हमारा इक्वल और अनइक्वल जो है केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब हम आपको आगे जब हम टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में आगे हम जाएंगे, जो केमिकल इक्वेशन कितने टाइप का होता है, हम आपको ये बताने जा रहे हैं जो केमिकल इक्वेशन कितने टाइप का होता है।